हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे आयरिस मर्डॉक का लिखा नावल अंडर द नेट। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं हमारी राइटर के बारे में। तो मर्डॉक का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1919 को इन डबलिन, आयरलैंड। बट फैमिली कुछ टाइम बाद लंदन आ गई एंड ये सिर्फ हॉलीडेज़ में ही अपने होमलैंड जाया करती थी। 2 कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप थी इनके पास और इस बाई नेशनल आइडेंटिटी से इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अफेक्टेड हुई, जो अक्सर इनके नॉवेल्स में भी देखने को मिलता है। फैमिली की तरफ से तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। काफ़ी अच्छा बचपन बीता। फादर सिविल सर्वेंट थे एंड मदर ओपेरा सिंगर थी। मर्डॉक करियर वाइज भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट थी, लेकिन बाद में ये जॉब इन्होंने छोड़ दी एंड इसी दौरान 5 नॉवेल्स भी लिखे, बट इनमें से एक भी पब्लिश नहीं हुआ था। फ्रेंच फिलोसोफर्स से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी मर्डॉक। 1956 में इन्होंने एक ऑथर एंड लिटरेरी क्रिटिक जॉन बेली से शादी की। इनका इन्फ्लुएंस भी मर्डॉक की राइटिंग्स में मिलता है। बेली ने एलेजी फॉर आयरिस लिखी, जिस पर 2001 में एक मूवी आयरिस बनी। बहुत ही टैलेंटेड थी मर्डॉक, बचपन से ही लिखने में इंटरेस्ट था एंड अपने लाइफ टाइम में इन्होंने 26 नॉवेल्स लिखे। अंडर द नेट इनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल था। काफ़ी अवार्ड्स भी इनको लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए मिले। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के नॉवल अंडर द नेट की। तो ये पब्लिश हुआ था 1954 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू रेमन क्यूनू, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। इस नावल की सेटिंग लंदन में ही है। इन 2005 द नावल वाज चोजन बाय टाइम मैगजीन एज वन ऑफ द 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स फ्रॉम 1923 टू प्रेजेंट एंड क्रिटिक्स भी इसे मर्डॉक का बेस्ट वर्क मानते हैं। लेकिन मर्डॉक इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस नावल में उनकी राइटिंग काफ़ी इमेच्योर है। अब बात करते हैं नावल की स्टोरी की। ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। एंड कन्फ्यूजन ऐसी कि विकीपीडिया पर प्लॉट बार बार पढ़ने से भी क्लियर नहीं होता कि हो क्या रहा है। नावल के नाम पर मर्डॉक ने एक्चुअल में नेट माने जाल ही बना दिया है। बिगनिंग में हमें पता चलता है कि कहानी का प्रोटैगनिस्ट जेम्स जेक डोनाह्यू, जो कि एक राइटर है, इंग्लैंड वापस आता है एंड वापस आते ही उसे उसका फ्रेंड फिन, जो कि वाकई में उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, एक बैड न्यूज़ देता है। फिन जेक को बताता है कि उन्हें अब ये अपार्टमेंट छोड़ने के लिए बोल दिया है मैज ने। मैज जेक की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए जेक एंड फिन उसके अपार्टमेंट में फ्री में रह रहे थे पिछले 18 मंथ्स से। बट मैज अब जेक से ब्रेकअप कर रही थी, क्योंकि अब उसे नया बॉयफ्रेंड सेमी स्टारफील्ड मिल गया था, जिसने मैज को प्रॉमिस किया है कि वो उसे फेमस बना देगा। जेक प्रोटेस्ट करता है, बट मैज तो उन दोनों को क्लियरली बोल देती है कि जाते हुए अपना सारा का सारा सामान भी लेते हुए जाना, एंड वो भी आज ही। अब बेचारा जेक मैज से पूछ लेता है कि बताओ तो सही जाएं किधर। तो मैज कहती है कि अपने उस फिलोसोफर फ्रेंड डेव गेलमैन से कांटेक्ट करो, उसकी हेल्प लो। जेक और फिन को गुस्सा तो आता है, बट अब वो दोनों कर भी क्या सकते थे। अपना सारा सामान लेकर सर पर छत की तलाश में वो दोनों शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जेक फिन को बोलता है कि मैं सामान लेकर मिसेस टिंकैम की न्यूज़पेपर शॉप पर जाता हूँ एंड चेक करता हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है मैच के यहाँ, एंड तुम डेव के घर जाओ एंड उसको बोलो कि हेल्प करे हमारी। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो जेक मिसेस टिंकैम की शॉप पर जाता है एंड उनको आप बीती बताता है। मिसेस टिंकम, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, उसकी बात सुनती हैं एंड बात करते करते जेक को पता लगता है कि उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट मिसिंग है, जो कि उसकी ट्रांसलेशन है जीन पियरे ब्रेतुइल के लिखे नावल ले रोसिग्नॉल दी बॉयज़ की। ये पता लगने के बाद वो डेव के घर जाता है, जहाँ उसने पहले फ़िन को भेजा था, बट फ़िन बाहर खड़ा उसकी वेट कर रहा था। एंड वो जेक को बताता है कि डेव ने कहा है कि वो मतलब फ़िन तो उसके साथ रह सकता है, लेकिन जेक नहीं, क्योंकि डेव को लगता है कि जेक और वो दोनों एक जैसे हैं और साथ रहने से
उनके काफ़ी झगड़े हो सकते हैं। वो फिन को बोलता है कि जेक को बोलो कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना क्विंटिन के पास जाए। सो अब फिन के तो रहने का अरेंजमेंट हो चुका था, लेकिन जब फिन जेक को बोलता है कि एना के पास जाकर हेल्प मांगो, तो एना का नाम सुनते ही जेक उसके ख्यालों में खो जाता है। जेक एना को लेकर काफ़ी सीरियस था, बट एना नहीं थी तो ब्रेकअप हो गया। एंड काफ़ी सालों से उसने एना को देखा भी नहीं था, बट फिर भी वो उसे ढूंढता है कि शायद एना ही उसकी हेल्प कर दे। एंड एना जेक को रिवर साइड माइमिंग थिएटर में मिल जाती है। वो इस थिएटर की डायरेक्टर है। सो दोनों मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। एंड वो एना को उसके रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो माइम रिलेटेड कुछ बना रहे हैं। एंड इसी के साथ एना जेक को बोलती है कि देखो, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना फिर कभी। एंड वो उसे खुद कांटेक्ट कर लेगी अगर उसे कभी लगा कि वो उसको मिलना चाहती है। थिएटर ऑफिस से जाते हुए एना जैक को उसकी सिस्टर सेडी, जो कि एक बड़ी फिल्म स्टार है, को कांटेक्ट करने का बोलती है। एंड कहती है कि सेडी अपने अपार्टमेंट में हाउस सिट के लिए किसी को रखना चाहती है। अब जेक दिन भर यहाँ से वहाँ घूम घूम कर थक चुका था, तो वो एना के जाने के बाद उसके ऑफिस में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेक एना के दिए एड्रेस बेलबेक स्ट्रीट जाता है एना के सिस्टर सेडी से मिलने के लिए। सेडी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है एंड वो जेक से मिलकर बहुत खुश होती है। जेक को बताती है कि उसे सिर्फ हाउस सिट करने के लिए ही किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे तो एक बॉडीगार्ड भी चाहिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए। वो जेक को बताती है कि ह्यूगो बेल फाउंडर, जिसका खुद का एक फिल्म स्टूडियो है एंड जहाँ एना काम करती है, ह्यूगो बेल फाउंडर। बस अब ह्यूगो का नाम सुनते ही फिर से जेक फ्लैशबैक में चला जाता है एंड उसे याद आता है कि ह्यूगो कभी उसका अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। वो दोनों एक मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी में मिले थे, जहाँ वो दोनों एक न्यू कोल्ड वैक्सीन के टेस्ट के लिए पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया था एंड इस दौरान फ़िलॉसफ़ी पर दोनों ने अपने बहुत से थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। अब जेक ने इसी डिस्कशन पर पूरी की पूरी बुक लिख दी थी, जिसमें मोस्टली ह्यूगो के ही फ़िलोसॉफ़िकल थॉट्स थे। एंड ये वन एंड ओनली बुक थी, दी वन एंड ओनली बुक जो कि पब्लिश हो पाई थी। जेक अपनी इस हरकत से काफ़ी अशेम्ड फील करता था, क्योंकि उसने ह्यूगो से बिना परमिशन लिए ही उसके थॉट्स को बुक में इंक्लूड कर लिया था। एंड इसी वजह से वो ह्यूगो से किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख पाया था। शर्म की वजह से शायद हिम्मत नहीं होती होगी। अब सेडी तो उसे अपने हालात बता रही थी एंड जेक था कि अपनी ही यादों में खोया हुआ था। तो सेडी उसको फिर से होश में लाती है एंड ज़ोर से बोलती है कि जेक, सुन पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सेडी उसे बताती है कि ह्यूगो उसे पागलों के जैसे प्यार करता है, बट वो उसको पसंद नहीं करती। सो बात तो पक्की हो जाती है कि जेक अब सेडी के अपार्टमेंट में रहेगा। अब रहने का इंतज़ाम करके जेक मैज के घर जाता है, क्योंकि उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट वहीं रह गई थी। तो जब जेक मैज के घर पहुंचता है तो उसे वहां मैज का करंट बॉयफ्रेंड सेमी स्टारफील्ड मिलता है। अब जेक तो सेमी को जानता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो एक बुकी है जो हॉर्स राइडिंग पर पैसा लगाता है। एंड सेमी जेक को ही गलत समझ लेता है। वो समझता है कि जेक काफ़ी हर्ट हुआ है क्योंकि मैज ने उससे सेमी की वजह से ब्रेकअप कर लिया। वो उसको कुछ पैसे ऑफ़र करता है, तो जेक उसको कहता है कि ये पैसा तुम आज जो हॉर्स जीतने वाला है उस पर लगा दो। सेमी ऐसा ही करता है एंड वो जीत जाता है एंड जेक के भी 633 पाउंड्स बन जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट थी उस टाइम जेक के लिए। सेमी जेक को कहता है कि वो उसे चेक भेज देगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जेक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस नहीं ला सका था। सो जेक अब सेडी के अपार्टमेंट जाता है एंड क्योंकि वहाँ पर सब फैसिलिटीज़ थी तो वो काफ़ी ईज़िली कंफर्टेबल हो जाता है। बट ये रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट उसका ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि उसे सेडी की बुक शेल्फ में उसी की लिखी हुई बुक दी साइलेंसर की कॉपी दिखाई देती है। उसने तो इतने सालों में भी उस बुक की कॉपी नहीं देखी थी। अब ये वही बुक है जिसे जेक ने ह्यूगो से बिना परमिशन के लिखा था। अब जेक फिर से ह्यूगो को याद करने लग जाता है, बट
तभी फ़ोन रिंग करता है एंड वो अपनी यादों से वापस आता है। अब कोइंसिडेंट देखो, कॉल पर ह्यूगो ही था। जेक कॉल रिसीव करता है एंड ह्यूगो को अपनी पहचान बताता है एंड मिलने को भी बोलता है, बट ह्यूगो फ़ोन रख देता है। इस वजह से जेक के मन में काफ़ी हलचल सी हो जाती है एंड वो डिसाइड करता है कि वो ह्यूगो के घर जाकर ही उसका सामना करेगा एंड कन्फेस करेगा कि उसने उनके शेयर थॉट्स एंड डायलॉग्स पर उसकी परमिशन के बिना बुक लिख दी। बट जब वो अपार्टमेंट से निकलने लगता है तो उसे पता लगता है कि सैडी तो डोर पर लॉक लगा कर चली गई है। सो अब वो बाहर नहीं जा सकता था। वो विंडो से बाहर की तरफ चिल्लाता है, तभी डेव एंड फिन वहाँ आ जाते हैं एंड फिन लॉक तोड़ देता है। अब तीनों टैक्सी में ह्यूगो के घर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूगो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। वो आसपास पता करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ह्यूगो किसी पब में गया है। अब ढूंढने तो निकले थे ह्यूगो को पब में, बट कौन सा पब ये तो पूछना ही भूल गए। इसी चक्कर में वो आसपास के सभी पब्स में जाकर ह्यूगो को ढूंढते हैं। ह्यूगो तो नहीं मिलता, बट तीनों काफ़ी क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं एंड इसी बीच डेव को उसका फ्रेंड लेफ्टी टॉड मिलता है। लेफ्टी टॉड लेबर मूवमेंट का एक्टिव मेंबर है। अब लेफ्टी टॉड अपना एक्सपीरियंस उन तीनों के साथ शेयर करता है एंड जेक को इनवाइट करता है कि वो एक पॉलिटिकल प्ले लिखे जिससे लोगों को लेबर यूनियन के इश्यूज़ को समझने में आसानी हो। चारों ही एकदम टल्ली हो चुके थे एंड डेव तो थेम्स रिवर में डुबकी भी लगा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हैंगओवर होता है तो डेव को याद आता है कि वो और फिन जेक को मिलने सैडी के अपार्टमेंट क्यों गए थे, क्योंकि उसे जेक को एना का एक लेटर देना था जिसमें एना ने लिखा था कि वो जेक से अर्जेंट मिलना चाहती है। अब देर तो हो चुकी थी, फिर भी जेक थिएटर जाता है जहां एना ने उसे आने को कहा था, बट अब देर हो चुकी थी एंड एना जा चुकी थी एंड वहां उसे एना का एक और लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि अब वो और वेट नहीं कर सकती एंड उसने डिसाइड कर लिया है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने का जो उसके लिए है ही नहीं। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हमें पता लगता है कि जेक अपनी बुक द साइलेंसर की कॉपी वापस चाहता है जिसे उसने सैडी के अपार्टमेंट में देखा था। तो वो चोरों के जैसे बैक स्टेयर से अपार्टमेंट में एंटर होता है एंड देखता है कि सैडी एंड सैमी, जो कि मैच का करंट बॉयफ्रेंड है, दोनों बात कर रहे हैं। वो एक प्लान डिस्कस कर रहे थे जिसमें किसी मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही थी। अब ज़्यादा गौर से सुनने पर जेक को पता लगता है कि ये तो उसी की लिखी मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है, कि एक ट्रांसलेशन है पियरे ब्रेतोइल के नावल ले रोसिग्नोल दी बॉयज़ की एंड मैच ने ये मैन्युस्क्रिप्ट सैमी को दे दी। ये वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो जेक मैच के घर भूल गया था एंड मैच ने सैमी को दी एंड अब सैमी सैडी के साथ डिस्कस कर रहा है किसी प्रोड्यूसर को अप्रोच करने के लिए इस मैन्युस्क्रिप्ट पर बेस्ड मूवी बनाने को लेकर। बट ह्यूगो भी इससे मिलता जुलता ही कुछ प्लान कर रहा था एंड सैडी को तो उसकी पहली मूवीज़ में काम भी मिला है एंड ह्यूगो के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी वो डेफिनेटली कास्ट होने वाली थी, तो उसे ह्यूगो के प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में भी पता होगा। तो कहने का मतलब है कि सैडी एंड सैमी दोनों मिलकर जेक की मैन्युस्क्रिप्ट पर मूवी बनाने का प्लान कर रहे थे एंड वो अपने प्रोजेक्ट को ह्यूगो से बेटर प्रेजेंट करना चाहते थे ताकि प्रोड्यूसर ह्यूगो की मूवी की जगह उनकी मूवी को प्रोड्यूस करने में पैसा लगाए एंड ह्यूगो को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले जिससे ह्यूगो को लॉस होगा। एक तरह से ह्यूगो को लॉस पहुंचाने का प्लान बन रहा था, बट सैडी ऐसा क्यों कर रही थी? तो इसका आंसर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूगो को पसंद नहीं करती थी, उसको लॉस पहुंचाकर वो उसे वीक बनाना चाहती थी। एंड रही बात सैमी की, तो सैमी तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सो वो सैडी की हेल्प करता है ताकि उसका भी कुछ प्रॉफिट हो एंड वो दोनों इस मैन्युस्क्रिप्ट के बदले जेक को कुछ भी नहीं देने वाले थे। सो इसलिए जेक को बहुत गुस्सा आता है। सो ये थी अंडर द नेट की चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की समरी। वैसे अब तक की स्टोरी सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका टाइटल मर्डॉक ने अंडर द नेट क्यों रखा। कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसकी स्टोरी में। ऐसा लगता है कि नॉवल के प्लॉट के नाम पर मर्डॉक ने वाकई में नेट माने एक जाल ही बनाया है। स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसके लिए आप फिर से वीडियो देख लेना एंड नहीं देखना है तो विकीपीडिया या किसी भी साइट से इसकी समरी पढ़ लेना, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, स्टोरी है ही कंफ्यूजिंग
तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।